हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक टर्म याद रखना है जितना भी आपको बताया जाए। सभी लाइनों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सर्वप्रथम देखिए, गुणसूत्र शरीर के आनुवांशिक तत्व होते हैं, मतलब कि जेनेटिक जो तत्व हैं वो गुणसूत्र कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देनी है। इसके बाद में ये गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होते हैं, मतलब कि प्रत्येक जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्र किसका कार्य करते हैं, तो आपको याद रखना है केंद्रक का कार्य करते हैं। इनकी संरचना धागे जैसी और जोड़े वाली होती है। संरचना कैसी होती है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कि धागे के जैसी होती है। प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या पृथक किंतु प्रत्येक जीवित प्राणी में स्थिर होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि प्रत्येक जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो अलग होती है। ठीक है, किंतु प्रत्येक जीवित प्राणी में स्थिर होती है। लेकिन जो जीवित जो प्राणी है उनमें क्या होती है, समान होती है, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं स्थिर होती है। ठीक है, जीवित प्राणियों में जो केंद्रक, मतलब प्रत्येक केंद्रक में तो गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, लेकिन जीवित प्राणी में समान पाई जाती है, स्थिर होती है। अब देखिए, युग्मक कोशिकाओं शुक्राणु और अंडाणु में, जो शुक्राणु और अंडाणु हैं उसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ चुकी है। कितने गुणसूत्र, शुक्राणु और अंडाणु जो युग्मक कोशिकाएं हैं उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, युग्मक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किंतु ये जोड़े में नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं। अब देखो कैसे जोड़े में नहीं होते हैं, जैसे एक जोड़ा ये है, ठीक, एक जोड़ा ये है, इस प्रकार से जोड़े में नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। युग्मक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, किंतु ये जोड़े में नहीं होते हैं। एक शुक्राणु कोशिका और एक अंडाणु कोशिका के मिलने से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो शुक्राणु कोशिका मिलेगी, ठीक है, शुक्राणु कोशिका मिलेगी, और एक अंडाणु कोशिका मिलेगी। ठीक है, एक अंडाणु कोशिका मिलेगी। अब ये दोनों जब मिलेगी तो एक नई पीढ़ी का जन्म होगा। ठीक है, क्या होगा, नई पीढ़ी का जन्म होगा। ठीक है, नई पीढ़ी का जन्म होगा। किसके मिलने से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक नई पीढ़ी का जो है जन्म होता है। ठीक, इसके बाद अगली बात की जाए, मूल रूप से जो ये चीज़ें हैं आपको इसको एक एक चीज़ को ध्यान देना है। देखिए, गर्भधारण के समय जीव माता पिता से 46 गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। देखिए कितने गुणसूत्र प्राप्त करता है, माता और पिता से, माता प्लस पिता से कितने गुणसूत्र प्राप्त करता है, 46 गुणसूत्र प्राप्त करता है, जिसमें जो 23 गुणसूत्र होते हैं वो तो माता से प्राप्त करता है, और उसके बाद में 23 ही जो गुणसूत्र है वो पिता से प्राप्त करता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त करता है और 23 ही गुणसूत्र पिता से प्राप्त करता है। इस प्रकार से गर्भधारण के समय जीव माता पिता से टोटल 46 गुणसूत्र प्राप्त करता है। इसमें प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों जीन होते हैं। याद रखना, प्रत्येक जो गुणसूत्र है उसमें क्या होते हैं, तो उसमें हजारों क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। ठीक है, पिता की शुक्राणु कोशिका माता की अंडाणु कोशिका से एक महत्वपूर्ण पहलू में भिन्न होती है, मतलब कि अलग होती है। शुक्राणु कोशिका का 23वां गुणसूत्र या तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर X की तरह या बड़े अक्षर Y की तरह का हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, शुक्राणु कोशिका का जो 23वां गुणसूत्र है या तो अंग्रेजी वर्णमाला के X अक्षर की तरह या Y अक्षर की तरह होगा। यहाँ समझिए, 23वां गुणसूत्र या तो क्या होगा, या तो X होगा या Y होगा। ठीक है, यदि X की तरह शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका का निषेचन करती है। किसका, यदि X की तरह शुक्राणु कोशिका जो है वो अंडाणु कोशिका का अगर निषेचन करती है, तो निषेचित अंडाणु कोशिका में 23वें जोड़े में XX गुणसूत्र होंगे। अब यहाँ पर समझिए, यदि X की तरह जो शुक्राणु कोशिका है, ठीक है, वो अंडाणु कोशिका का निषेचन करती है, तो निषेचित जो अंडाणु कोशिका में 23वें जोड़े में, कौन से जोड़े में, 23वें जोड़े में XX क्या होंगे, XX गुणसूत्र होंगे, और संतान स्त्री होगी। और संतान क्या होगी, स्त्री होगी। याद रखना, अगर XX है तो क्या होगा, स्त्री होगी 23वें जोड़े में, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अगली बात,
दूसरी ओर यदि वाई की तरह शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका का निषेचन करेगी तो 23वें जोड़े में XY गुणसूत्र होंगे और संतान पुरुष के रूप में होगी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, वाई की तरह अगर शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करेगी, ठीक है, तो जो 23वां जोड़ा होगा, यह आपको ध्यान रखना है, 23वां जोड़ा होगा तो उसमें XY गुणसूत्र होंगे और अगर XY गुणसूत्र है तो पुरुष के रूप में संतान की प्राप्ति होगी। किसके रूप में? पुरुष के रूप में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि वाई की तरह शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका का निषेचन करेगी, 23वें जोड़े में XY गुणसूत्र होंगे तो संतान किसके रूप में होगी? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि संतान पुरुष के रूप में होगी। और यदि 23वें जोड़े में XX गुणसूत्र होंगे तो संतान स्त्री के रूप में होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, XX गुणसूत्र जो जोड़ा अगर पाया जाता है 23वां तो उसमें स्त्री होगी या पुरुष? तो आप क्या बताएंगे? स्त्री होगी, ठीक है। और अगर X और Y अगर जोड़ा पाया जाएगा 23वां जोड़ा, तो आपको याद रखना है कि संतान किसके रूप में होगी? पुरुष के रूप में होगी। ये मुख्य चीज़ आपको मैंने बता दी है। अगली बात हम करते हैं, गुणसूत्र मुख्यतः डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज मीन बाय DNA, ठीक है। मतलब जो गुणसूत्र है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड नामक पदार्थ से बने होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि DNA जो है ये एक पदार्थ है, ये किसका निर्माण करता है? तो गुणसूत्र का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है प्रश्न कि जो गुणसूत्र है वो किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आपको यहाँ पर याद रखना है DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से बोल्ड करके आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे जीन मुख्यतः DNA अणुओं से बने होते हैं। हमारे जो जीन है वो किससे बने होते हैं? तो आपको याद रखना है DNA अणुओं से बने होते हैं। मतलब स्त्री पुरुषों के जो जीन है वो किससे बने होते हैं? तो DNA से बने होते हैं। वे दो जीन जो प्रत्येक लक्षण के विकास को नियंत्रित करते हैं एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। अर्थात गुणसूत्र के एक विशेष जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन स्थित होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जो गुणसूत्र है ना, उसके विशेष जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर, मतलब विशेष जोड़ा होता है, या तो XX है या फिर XY है, ठीक है। तो अगर क्या होगा वहाँ पर प्रत्येक गुणसूत्र पर क्या स्थित होगा? एक जीन स्थित होता है। क्या याद रखना है आपको? एक जीन स्थित होता है। इसका अपवाद है कि लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। इसका अपवाद क्या है ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है। ये और समझ लीजिए, इसके बाद में हम एंड करते हैं इसका। एक निश्चित जीन कई भिन्न रूपों में जीवित रह सकता है। एक रूप से दूसरे रूप बदलने की जो जीन की क्रिया है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन क्या है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि एक रूप से, मतलब याद रखना है जो जीन है वो भिन्न रूपों में होता है, लेकिन यदि अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की अगर वो क्रिया करता है तो उसको उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। जिस प्रकार का उत्परिवर्तन प्रकृति में स्वाभाविक रूप से होता है, उसी जीन प्रारूप में भिन्नताएं आती है और नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो नई प्रजातियों की उत्पत्ति किसके माध्यम से होती है? तो वहाँ पर याद रखना माध्यम जीन होता है, ठीक है। और उत्परिवर्तन की प्रक्रिया नए जीन को पुराने उपस्थित जीन से पुनः संयोजन के अवसर भी प्रदान करती है। जीन संरचना का यह नया संयोजन पुनः पर्यावरण में परीक्षण के लिए रखा जाता है। जो जीन प्रारूप पर्यावरण में सर्वोपयुक्त होते हैं उन्हें छांट लिया जाता है। तो ये आपको मैंने मुख्य चीज़ बता दी है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है गुणसूत्र पर। गुणसूत्र क्या होते हैं, कैसे मतलब स्त्री और पुरुष बनते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? तो आपको 23 और 23 ऐसे काउंट कर लेना है, 3 3 6 और 2 2 4, 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया किसकी होती है? निषेचन क्रिया होती है, ये भी याद रखना। अंडाणु और शुक्राणु की इसके बाद में जन्म होता है। अगर मान लीजिए XX है तो क्या जन्म होगा? स्त्री जन्म होगा, ठीक है। और अगर XY है तो पुरुष जन्म होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।